हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कि जिस भी सॉलिड कंपाउंड के अंदर अगर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस सॉलिड को हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड। इसके बाद आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि आयनिक सॉलिड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में जब केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था तो हमने केमिकल बॉन्ड की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आयनिक बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन from the valence shell of one atom to the valence shell of another atom is called ionic bond। IB यहाँ मतलब है आयनिक बॉन्ड। तो एक ऐसा बॉन्ड जो कब बनता हो, जब एक एटम के वैलेंस शेल में से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दूसरे एटम के वैलेंस शेल में आ जाते हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। अब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली एक एटम के वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जा रहे हैं, तो इस टाइप से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, उसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है वो अभी हम देखेंगे। एक चीज और मैं बता देता हूँ, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, भी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, या फिर उसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है? सोडियम से और क्लोरीन से। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के। तो क्या होता है आयनिक, जब सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है कि सोडियम के वैलेंस शेल में से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सोडियम की वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो यहाँ कितने बचेंगे? 2 8। ऑक्टेट रूल भी यही कहता है कि जब किसी एटम की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और सोडियम आयन बना लेता है तो ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अब इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है, क्लोरीन क्या करेगा? उस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये 2 8 7, यहाँ वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते तो ये क्लोरीन का एटम स्टेबल होता, लेकिन यहाँ पे कितने? 7। तो इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था, उस 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये क्लोरीन का एटम एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये Cl नेगेटिव यहाँ पे बन जाएगा। तो अब ये स्टेबल हो गया है। 2 8 8 वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सोडियम की वैलेंस शेल में मतलब Na पॉजिटिव की वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ऑक्टेट रूल ये कहता है जिस भी स्पीसीज के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होती हैं। जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na पॉजिटिव बना, ये कैटायन बना, और क्लोरीन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये एनायन बन गया। अब हमें पता है कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और हमें पता है कि जब भी किसी भी जगह केमिस्ट्री में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है
तो वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी और ये NaCl जो हमारा बनेगा ये स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है तो NaCl यहाँ पे स्टेबल होगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है, तो ओवरऑल जो NaCl बना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और एनर्जी कम होने की वजह से ही NaCl हमारा स्टेबल है। ठीक है, ये जो आयनिक बॉन्ड बना है ये एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बना है। इसके बाद अभी हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हमें समझना है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसकी फॉर्मेशन अगर हमें समझनी है तो कैसे देखेंगे हम कि मैग्नीशियम जो मेटल होती है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये स्टेबल होता। तो अब क्या होगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए और यहाँ पे एक कैटायन फॉर्म हो गया है, एक कैटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने लूज किए हैं तो क्लोरीन के 2 एटम, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो 287 होती है। हमने जैसा यहाँ पे देखा था एक क्लोरीन के एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, तब जाके वो स्टेबल हो जाएगा अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 2 क्लोरीन के एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये जो क्लोरीन नेगेटिव यहाँ पे एनायन बनेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 बनेगी जो कि स्टेबल है और ये एनायन फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये हमारा कैटायन और ये हमारे एनायन, इनके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये हमारा आयनिक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे बन गया है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। आयनिक बॉन्ड जो बनेगा, जो आयनिक कंपाउंड बनेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से ही आयनिक बॉन्ड हमारा स्टेबल बनता है। तो जब मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन से मैग्नीशियम क्लोराइड बना तो कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई और ये हमारा एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने यहाँ पे देख लिया है आयनिक बॉन्ड क्या होता है और आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखनी होती तो यहाँ मैग्नीशियम आयन तो इसमें भी बनता, लेकिन यहाँ क्लोराइड की जगह क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है ये 2,6 होती। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते तो यहाँ पे O2 नेगेटिव बनता और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 8 हो जाती, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम ने जो इलेक्ट्रॉन अपने 2 लूज किए थे वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में ऐड होंगे तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये एनायन हमारा फॉर्म हो जाएगा। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इस टाइप से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने स्टडी कर ली है। इसके बाद एक टर्म यूज होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है कि जब भी एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, उसी नंबर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे ये डेफिनेशन देख ली है आपने
इसके बाद अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन डिपेंड करती है, कि कौन कौन से फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। तो मेजरली 3 फैक्टर हम स्टडी करते हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जब हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, कि कितनी एनर्जी हमें किसी गैसियस न्यूट्रल एटम को देनी पड़ती है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कि जैसे ये जो सोडियम का एटम है इसमें से ये गैसियस स्टेट में है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप तो निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और जब किसी एलिमेंट को हम आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, किसी एटम को आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। न्यूट्रल एटम को जब आयनाइजेशन एनर्जी दी जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और न्यूट्रल एटम से कैटायन फॉर्म होता है। ये यहाँ पे कैटायन फॉर्म हुआ है। तो जितना जल्दी ये कैटायन फॉर्म होगा उतना ही जल्दी आयनिक कंपाउंड बनेगा, और जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी हमें इसको देनी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो कहने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी आयनिक बॉन्ड उतना ही जल्दी बनेगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी, तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, शुड बी वेरी लो। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो कुछ एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होती है। तो इस रिलीज एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। कि जब न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, इस रिलीज एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे एनायन फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन जो ये न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट करेगा तो इसके एक्सेप्ट करने की वजह से एनायन बनेगा, और ये एनायन कितना जल्दी बनेगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताता है कि किसी न्यूट्रल एटम की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जितनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, जितना ज़्यादा जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी एनायन उतना ही जल्दी बनेगा, और जब एनायन बन जाएगा हमारा तो आयनिक बॉन्ड भी उतना ही जल्दी बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा और उतना ही जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये 2 फैक्टर हमने यहाँ पे देख लिए। तो जो भी एलिमेंट्स इन दोनों फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी एलिमेंट्स या जो भी एटम्स इन दोनों फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हैं, उन दोनों एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। कि जिस आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, दूसरे वाले एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। तो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है। तो
ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो आयनाइजेशन कम होने की एनर्जी कम होने की वजह से ये इजीली कैटायन बना लेंगे। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कैटायन चाहिए एक एनायन, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो इजीली कैटायन बना लेते हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और जो ग्रुप हमारा 16 और 17 ग्रुप होते हैं, 16 ग्रुप होता है ऑक्सीजन फैमिली, 17 ग्रुप होता है हेलोजन फैमिली के। तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब काफ़ी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली एनायन बना लेंगे। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट इजीली कैटायन बना लेंगे और ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स इजीली एनायन बना लेंगे। तो कैटायन भी फॉर्म हो गया, एनायन भी फॉर्म हो गया। तो एक स्ट्रॉन्ग इजीली आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट चाहिए और ग्रुप 16 और ग्रुप 17 मतलब ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स चाहिए। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कैटायन फॉर्म करेंगे, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स एनायन फॉर्म करेंगे। तो ये दो फैक्टर तो हमने देख लिए। अब एक और फैक्टर होता है जो हमारे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है, उस फैक्टर को बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है कि जब हमारा एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, कि जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है फ्रॉम गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन, तब वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री गैसियस आयंस combines and rearrange themselves to form crystal lattice of 1 mole of ionic compound। कि जब 1 mole of ionic compound बनता है अपने रेस्पेक्टिव एनायंस से, तो कितनी वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, कैपिटल यू से लैटिस एनर्जी को डिनोट करते हैं। अब जैसे ये हमारा कैटायन है गैसियस स्टेट में, ये एनायन है गैसियस स्टेट में, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो ए बी हमारा यहाँ पे कंपाउंड बना है, आयनिक कंपाउंड 1 मोल। और ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, जब ये कैटायन और ये एनायन आपस में कंबाइन हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये लैटिस एनर्जी रिलीज हुई है। तो जब आयंस के आपस में कंबाइन करने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड बनता है 1 मोल आयनिक कंपाउंड, तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो लैटिस एनर्जी की क्या इम्प्लीकेशन होती है, क्या पता चलता है कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी और आयनिक कंपाउंड उतना ही जल्दी बनेगा। कि लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, आयनिक कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा और उतना ही ज़्यादा जल्दी से बनेगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो लैटिस एनर्जी सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एक है साइज ऑफ द आयंस और एक है चार्ज ऑन द आयंस। कि जितना छोटा हमारा आयंस का साइज होगा, कि जिन आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, अगर उन आयंस का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। तो लैटिस एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो स्ट्रोंगर आयनिक बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम एक NaCl है फॉर एग्जांपल और एक KCl है, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड। तो Cl तो दोनों के बीच में कॉमन है, एक हमारा सोडियम है और एक पोटासियम। तो हमें पता है सोडियम का साइज छोटा है, सोडियम आयन का जो साइज है वो छोटा है एज कम्पेयर टू पोटासियम आयन। अब सोडियम आयन का साइज छोटा है तो यहाँ पे जब लैटिस एनर्जी की वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू हमारी हाई है
और पोटाशियम क्लोराइड में जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू है वो कम है। तो इसीलिए आयंस का साइज जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद एक दूसरा फैक्टर जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करता है, चार्ज ऑन द आयंस। आयंस के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाई होगी और आयनिक बॉन्ड भी हमारा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्लोराइड तो सभी में कॉमन है, सिर्फ हमारा कैटायन यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड की आयनाइजेशन एनर्जी सॉरी लैटिस एनर्जी सबसे कम है क्योंकि इसके ऊपर 1 यूनिट का चार्ज है। मैग्नीशियम क्लोराइड की इससे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ चार्ज +2 है, और एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा है इन तीनों में से क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम पे चार्ज है वो +3 है। तो इस टाइप से हमने देख लिया कि लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा और आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा।